शबीना आलम साहिबा हैदराबाद से करती हैं और वो लिखती हैं कि कुछ दिन पहले मेरी अपने शौहर से अलग घर लेने को लेकर लड़ाई हुई और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। ससुराल में सास हैं, एक नंद है और देवर हैं जो हमेशा मेरी कमियों को ढूंढकर मेरे शौहर को भड़काते हैं और शौहर भी उन्हीं की तरफदारी करते हैं। मेरे घर वालों का भी यही कहना है कि जब अलग घर लेकर तुम्हें रखेंगे तब तुम अब जाना। तो ये सवाल है, ये भी अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी एक ख़ातून या ख़वातीन की बात करें उनके साथ आती है कि वो चाहती हैं कि अलग हो जाएं क्योंकि ससुराल में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही सबके साथ। नंदों के देवर हैं, सास ससुर हैं जो कि जानबूझकर ज़्यादती करते हैं। ये भी एक समाजी मसला है, यानी ये एक औरत का नहीं है, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखती हुई कोई ख़वातीन, उन सब की ये कहानी है कहीं ना कहीं। इसमें एक अहम बात जो इन्होंने कहा आखिर में लिखा है कि मेरे घर वालों का भी ये कहना है कि जब अलग घर लेकर तुम्हें रखेंगे तब तुम जाना, यानी ये अपने मायके में है भी ये कह रही हैं। तो ऐसे में साद साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ये पहलू है कि घर वाले जो हैं वो वही हौसला हिम्मत बढ़ाते हैं लड़की की, जैसे चाहे वो अच्छी बातों में हो या बुरी बातों में हो। अब यहाँ तो ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक पहलू समझ रहे हैं, लेकिन हमें दूसरा पहलू नहीं मालूम अभी कि वाकई कितनी ज़्यादती इन पर होती है। तो इनके लिए आप क्या काउंसलिंग करेंगे शबीना जी के लिए? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबीयिल्लाह। शबीना आलम साहिबा, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि शादी हुई और शादी के बाद शौहर किराए पे है और आप लोग किराए पे थीं और अभी हालात उनके नहीं बन पाए और हालात न बनने की वजह से आप अपने मैके चली आईं, तो ये स्टेप उठाना मुनासिब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन आदमी नहीं चाहता कि अगर उसके पास गुंजाइश हो और वो अपना घर न ले ले। इंसान की तो सबसे पहली तरजीह ये होती है कि अगर उसके पास ज़रा भी गुंजाइश हो और ले दे करके कर्ज़ वर्ज़ ले करके भी अगर वो अपना मकान हो जाए और अपना वजूद बने तो इंसान उसको तरजीह देता है। शायद ही कोई ऐसा मर्द होगा कि जो किराए पे रहना और अपना वजूद ना बनाए। वो एक अलग सी बात है कि कुछ लोग ये होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम 25 लाख का मकान ले करके हम रहेंगे तो 25 लाख को बिज़नेस में लगाएंगे। जैसे कि 25 लाख के मकान में अगर 10,000 रुपये हम किराया बचाते हैं और अगर हम 2% भी अगर हम बिज़नेस में कमाते हैं तो 25 के 50,000 रुपये महीना आता। वो एक अलग सोच है। लेकिन अपना मकान अगर किसी के पास गुंजाइश हो तो मैं ये नहीं समझता कि वो चाहेगा कि हम किराए पे रहें और किराएदार की सुने या हर महीने जो पैसा देने की ज़िम्मेदारी होती है उस बोझ तले इंसान दबा रहे। इसलिए आपको चाहिए था कि शौहर के एक बेहतरीन काउंसलिंग के साथ रहिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर उनके पास गुंजाइश है और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा कि मुझे नहीं लगता, तब तो अफसोस की बात है। लेकिन अगर जैसे उनके पास अभी गुंजाइश ख़रीदने की नहीं है तो फिर तो आपको इसमें एडजस्ट करना चाहिए। एक ये बात कि वो अपने अलग से किराए की जगह में रहना, जैसे माँ बाप के साथ नहीं, नंद बार देवर के साथ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वाकई घर की तरफ से कोई ज़्यादती है, सास ससुर की तरफ से, देवर नंद की तरफ से, तब तो एक अलग सी बात है। वो भी कंडीशन अगर आप सामने रखती तो मैं आपको बेहतर मशवरा दे सकता था, चूँकि अभी तो मुख्तसर सा आपने ये पूछा है। वरना पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि उस घर में आप आई हैं तो सिर्फ बहू नहीं है बल्कि बड़ी अगर हैं आप, तब तो आपकी ज़िम्मेदारी एक बड़ी बहन की भी है और माँ के बाद, सास के बाद आपका मकाम है। अगर आप उसी बिहेव के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ, हुस्न सलूक के साथ अगर आप नंद को और देवरों को डील करती हैं तो आपको इज़्ज़त मिलती है। इज़्ज़त नहीं भी मिलती है तो भी आपका एक फरीज़ा बनता है। और अगर वाकई मुश्किलात हैं कुछ वहाँ के, वहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तब फिर मैं शौहर को चाहूँगा कि शौहर को चाहिए कि अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा और वाकई वो रियलाइज़ करे कि जुल्म किसकी तरफ से है, ज़्यादती किसकी तरफ से है। अगर उन लोगों की तरफ से ज़्यादती है तो फिर शौहर की ये ज़िम्मेदारी है नान नफ़क़ों की तरीक़े से कि शौहर अलग से आपका इंतज़ाम रखे। सूरह तलाक़ में 28वें पारे में अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारुहुन्न लितुदय्यिकू अलैहिन। ये अगरचे मुतल्लक़ा के बारे में कि उनको रखो अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो,
اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کو بھی انسان جب تک گنجائش نہ ہو تو انسان شادی نہ کرے، لیکن شادی کے بعد اس کو اپنی گنجائش کے مطابق اس کو وہ سہولت دینی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹتی رہے، وہ پیرالیسس کا کی شکار ہو جائے، ڈپریشن کی شکار ہو جائے اور ماں باپ کی یا سب کی وجہ سے وہ اپنی زندگی قربان کر دے. یہ نہیں، بلکہ شوہر کو بھی اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا. تاہم ایک بات رضوان بھائی جو آپ نے سوال کے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ اس کے مائکے والے تھوڑا سا ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک الگ سے مکان نہیں لیں گے تمہارے شوہر تب تک میں نہیں بھیجوں گا. یہ زیادتی ہے. میں نے سماج میں جو کچھ میں بھی سماج کا حصہ ہوں دیکھتا ہوں کہ 70% لڑکیوں کا گھر برباد ہوتا ہے وہ اس کے مائکے گھر والوں کی وجہ سے. وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنے انا کا مسئلہ بناتے ہیں. وہ خود سوچے کہ اپنی جوانی یا اپنی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو کیسے ماحول میں ایڈجسٹ ہوئی تھی، ماں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، اور آخر زندگی گزری، یہاں تک زندگی پہنچی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی کو حوصلہ دیں، بیٹی کو صبر کی تلقین کریں، بیٹی کو ذمہ داریوں کو سمجھائیں کہ سب کو لے کے چلنا یہ ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کو ابھاریں. اگر ابھاریں گے تو گھر اس سے بگڑے گا، سنورے گا نہیں. اللہ کے رسول کی نے اپنی بیٹی کو کس طرح کی تربیت کی تھی کہ مشقت کے باوجود آپ نے وہیں رہنے کی تلقین کی اور وہیں رہتی رہی، تبھی جا کے وہ سید جنت کی سب سے عورتوں کی سب سے بڑی سردار کا لقب پانے والی ہوئیں اور کل آخرت میں جنت کی عورتوں کی سردار بنیں گی. تو قربانی کے بعد یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں.